नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सेक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं रणवीर सिंह। सबसे पहली खबर के तौर पर जानते हैं भारत जर्मनी संबंध। अभी 12 जनवरी 2025 को 26 को गांधीनगर में द्विपक्षीय बातचीत में भारत और जर्मनी के बीच 19 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। अभी 12 जनवरी को जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत की यात्रा पर आए थे और ये जर्मन चांसलर की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा और यूरोपीय संघ और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन देशों के बाहर उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। और इस यात्रा में 19 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके लिए जो दौरा आयोजित हुआ था वो मई 2000 से भारत और जर्मनी के बीच जो रणनीतिक साझेदारी रही है उसी कड़ी में था। और इसी कड़ी में 2011 में दोनों सरकारों के प्रमुखों के स्तर पर IGC इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया, जिससे इस रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत किया गया। ये जो बातचीत हुई इसमें दोनों देशों ने डिफेंस, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, हायर एजुकेशन, आवश्यक मिनरल्स और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर जॉइंट डिक्लेरेशन जारी किया और इंडो पैसिफिक रीजन पर एक बाइलेटरल डायलॉग मैकेनिज्म के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें जर्मनी से गुजरने वाले भारतीयों के लिए वीजा मुक्त पारगमन सुविधा यानी वीजा फ्री ट्रांजिट सुविधा की बात कही गई और ग्रीन एनर्जी स्किलिंग के लिए भारत में एक नया केंद्र बनाने पर सहमति व्यक्त की गई। इस स्किलिंग इकोसिस्टम के द्वारा इंडियन और जर्मन जॉब मार्केट के लिए करिकुलम डेवलपमेंट में कोऑपरेशन, जर्मन और इंडियन इंडस्ट्री के साथ कोऑपरेशन और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ट्रेनिंग को मजबूत किया जाएगा। यानी ग्रीन एनर्जी स्किलिंग के लिए जो नया केंद्र बनेगा वो दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 2024 में भारत और जर्मनी का जो व्यापार है वो 50 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया और ये जो व्यापार है यूरोपीय संघ के साथ भारत के व्यापार का 25% से भी अधिक है। यानी जर्मनी हमारा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत और जर्मनी के बीच के जो संबंध है वो अब व्यापारिक भागीदारी से कहीं आगे रणनीतिक भागीदारी की तरफ जा रही है। अगला है राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन। ये CSPOC यानी कि कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस ये भारत में 16 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें कॉमनवेल्थ के संप्रभु देशों की राष्ट्रीय संसदों के स्पीकर और पीठासीन अधिकारी एक साथ आए। इनमें 45 से अधिक राष्ट्रमंडल संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों ने मेजबानी की। भारत में इसकी मेजबानी 1971, 1986 और फिर 2010 में आयोजित की गई थी। इस CSPOC की स्थापना 1969 में कनाडा द्वारा की गई थी और कनाडा ही इसको सचिवीय समर्थन प्रदान करता है यानी सेक्रेटेरिएट असिस्टेंस प्रदान करता है। और अगर जानना चाहें कि CSPOC क्या है यानी कि ये जो कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस जो है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA और चोगम कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग से डिफरेंट है, उनसे कोई फॉर्मल जुड़ाव नहीं है। ये एक स्वतंत्र संस्था है। इसकी बैठक हर 2 साल पर जनवरी महीने में आयोजित की जाती है और अगली बैठक लंदन में आयोजित की जाएगी।
तो ये अगली न्यूज हुई। अब ब्लू फूड सिक्योरिटी पर पिछले दिनों एक शिखर सम्मेलन इजराइल के इलियात में आयोजित किया गया। इसमें फोकस जो था वो मत्स्य पालन और जलीय कृषि यानी फिशरीज एंड एक्वाकल्चर पर था। ये सम्मेलन 13 से 15 जनवरी के बीच आयोजित हुआ और इसका जो थीम था वो ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर 2026 था। इसमें भारत और इजराइल के बीच मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में एक संयुक्त मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये 3 सम्मेलन हुए। अब अगला एक महत्वपूर्ण मतलब जो रणनीतिक स्थिति है वो है पैक्स सिलिका में अमेरिका ने भारत को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इसका एक लेटर जो कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए लिखा है, उसे अमेरिका के भारत में राजदूत जो नए नियुक्त हुए हैं सर्जियो गोर, उन्होंने सार्वजनिक किया और सोशल मीडिया हैंडल पर डाला। इससे दोनों देशों के बीच तनाव कम होने का संकेत मिलता है। अमेरिका भारत से पहले जापान, कोरिया गणराज्य यानी साउथ कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, संयुक्त अरब अमारात और ऑस्ट्रेलिया इन्हें पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर चुका है। ये पैक्स शब्द लैटिन अमेरिकी शब्द है जिसका मतलब है शांति, और सिलिका चिप निर्माण में प्रयोग होने वाला एक मिनरल है। तो इस तरह से पैक्स सिलिका टेक्नोलॉजी के माध्यम से शांति स्थापित करने से संबंधित है। यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो इस पहल के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक सप्लाई चेन को सुरक्षित करने पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता है। इसका लक्ष्य है कि जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है वो सुरक्षित और विश्वसनीय बनी रहे और शत्रुतापूर्ण तरीके से उनमें किसी तरह का कोई व्यवधान न डाला जाए। इसके अंतर्गत नए संयुक्त उद्यम और रणनीतिक सहनिवेश अवसर उपलब्ध कराने की बात कही गई है। इसके नियंत्रण से आईसीटी सिस्टम, फाइबर ऑप्टिक केबल, डेटा केंद्र, आधारभूत मॉडल और अन्य विश्वसनीय प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्रों के निर्माण को बल मिलेगा। ऑफिशियल जो बयान इसमें जारी किया गया है उसके आधार पर पैक्स सिलिका, जैसा मैंने अभी बताया, लैटिन शब्द है और ये स्थिरता और शांति, खुशहाली से संबंधित शब्द है। इसका प्रयोग अमेरिका में होता रहता है, जैसे पैक्स अमेरिकाना, पैक्स रोमाना आदि शब्द वहाँ पे इससे रिलेटेड हैं। और सिलिका के बारे में जैसा मैंने बताया कि ये जितनी भी आजकल चिप बनती हैं उनमें सिलिका का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से अमेरिका ने भारत को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। अगली खबर है भारत जापान रणनीतिक संवाद। इसमें ये 18वीं बैठक थी जो कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी के बीच हुई। इसमें दोनों देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए एक एआई डायलॉग शुरू करने पर फैसला लिया। दूसरा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और कुछ जरूरी मिनरल्स में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देश 2026 की शुरुआत में एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बुलाने पर भी सहमत हुए। तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव के तहत भारत और जापान एक पब्लिक प्राइवेट सहयोग बढ़ाने के लिए एक प्राइवेट सेक्टर डायलॉग बुलाएंगे।
क्योंकि 2027 में जापान और भारत के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू होने की 75वीं सालगिरह है। तो इस तरीके से ये भारत जापान रणनीतिक संवाद काफी महत्वपूर्ण है दोनों देशों के संबंधों के लिए। अगला है कि भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। इसके लिए अभी 13 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने इसके लिए एक लोगो जारी किया और इसका थीम दुनिया के सामने पेश किया और इस बैठक की प्राथमिकताएं भी बताई। तो इसका जो थीम है बैठक का वो रहेगा लचीलापन, यानी कि रेजिलियंस, इनोवेशन, सहयोग यानी कोऑपरेशन, स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी। ये 4 इसकी प्राथमिकताएं तय की गई हैं: रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। और इसका जो विजन है, दृष्टिकोण है, वो ह्यूमैनिटी फर्स्ट यानी मानवता पहले पर ध्यान केंद्रित करेगा। और भारत ने इसके लिए जो लोगो जारी किया है उसमें कमल के आकार की पंखुड़ियां जो ब्रिक्स देशों के रंगों को प्रदर्शित करती हैं, चमकीले रंगों को दिखाती हैं, जो ब्रिक्स की सामूहिक ताकत का प्रतीक है। और बीच में ये नमस्ते का इशारा जो प्यार, सम्मान और मिलजुल कर काम करने का एहसास कराता है। तो भारत ने अभी 13 जनवरी को ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना दृष्टिकोण पेश किया दुनिया के सामने, थीम पेश किया, लोगो पेश किया और प्राथमिकताएं गिनाई। अगला है ध्रुवीय भालू यानी पोलर बियर। पोलर बियर देखने में सफेद लगता है लेकिन वास्तव में इसकी स्किन का कलर जो है वो काला होता है, जो गर्मी सूखने में इसकी मदद करती है। और इसका जो ऊपर का फर है जो कि कैरोटीन का बना होता है वो पारदर्शी होता है और प्रकाश को परावर्तित करता है, इसलिए वो सफेद दिखाई देता है। तो भालू जैसा दिखता है वो सच नहीं है। और ये समुद्री बर्फ पर जीवन बिताने में बहुत ही सक्षम होता है और इसीलिए इसे मैराइन मैमल्स भी कहा जाता है। अगला है सक्सगाम घाटी, जो कि भारत और चीन के बीच एक विवाद का कारण बनी हुई है। अभी पिछले दिनों लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने सक्सगाम घाटी में चीन से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए कहा और चीनी गतिविधियों को गैर कानूनी और बर्दाश्त के बाहर बताया। ये सक्सगाम घाटी सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में स्थित है और ये पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा रही है। 1963 में पाकिस्तान ने इसको चीन को हैंडओवर कर दिया था इलीगल तरीके से। भारत शुरू से इसका विरोध करता है और चीन यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स लगा रहा है। हालांकि यहाँ की जो कंडीशंस हैं वो मानव के रहने लायक नहीं है क्योंकि बहुत ही ठंडा इलाका है ये, फिर भी रणनीतिक दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसीलिए भारत इसका विरोध करता है। और जो सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो यहीं से गुजरता है। तो इस वजह से ये पाकिस्तान और चीन के संबंधों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत इसे हमेशा से इलीगल मानता है। अगला है इस वर्ष के गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय संघ के 2 नेता मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए गए हैं। एक है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और दूसरी है यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन। ये 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे दोनों, और 25 से 27 जनवरी के बीच भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। पहली बार यूके यानी
यूरोपीय यूनियन के दो प्रमुख नेता स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हिस्से के तौर पर आपसी हितों के मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे अतिथि के तौर पर आ रहे हैं और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि इन दोनों के आने पर भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम स्वरूप दिया जाएगा। अगला है एफपीआई के लिए नए नियम। एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स उनको कहते हैं जो भारत में संस्थागत निवेश करते हैं, शेयर मार्केट के माध्यम से करते हैं। इनके लिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने और फंडिंग की कॉस्ट कम करने के लिए सेबी ने नेट डिफरेंस का भुगतान करने की बात इनसे कही है, यानी कि नेटिंग करने की अनुमति प्रदान कर दी है। ये थोड़ा जटिल शब्द है। फंड्स की नेटिंग का मतलब होता है कि किसी खास दिन कैश मार्केट में बिक्री के लेन देन से जो रकम मिलती है उसका इस्तेमाल करके उसी दिन एफपीआई कैश मार्केट में किए गए खरीद के लेन देन को भुगतान कर सकता है। तो संक्षेप में आप कह सकते हैं कि एफपीआई के लिए नियमों में ढील दी गई है जिससे कि विदेशी निवेश को आमंत्रित किया जा सके। अगला इसमें है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, यानी कि पाकिस्तान ने ट्रंप की फैमिली से जुड़ी क्रिप्टो कंपनी के साथ एक समझौता किया है और इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए स्टेबल कॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग। ये डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी एक कंपनी है और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को इस समय पर काफ़ी महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दे रखा है। अगली और आखिरी खबर है नासा का एक मेडिकल इवैक्यूएशन कैप्सूल, यानी कि नासा पर नासा का जो अंतरिक्ष स्टेशन है वहाँ पर एक यात्री के बीमार होने पर उसको 11 घंटे के अंदर वहाँ से इवैक्यूएट कर दिया गया और इसके लिए स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान का प्रयोग किया गया जिसे सैन डियागो द्वीप के पास प्रशांत में मध्य रात्रि में उतारा गया। तो मतलब चिकित्सा आपातकाल के लिए नासा का ये पहला रेस्क्यू ऑपरेशन था। हालांकि नासा ने अंतरिक्ष यात्री के बारे में नहीं बताया कि किसको मेडिकल इमरजेंसी की आवश्यकता पड़ी थी। और आखिरी खबर है इसमें आइस कोर रिपोजिटरी भविष्य के लिए जो अंटार्कटिका की बर्फ है उसको एक तरह से कंजर्व किया जाएगा आने वाली पीढ़ियों के लिए -52 डिग्री सेल्सियस पर। और इसकी पहल की है आइस मेमोरी फाउंडेशन नाम की एक संस्था ने, जो कि ग्लेशियरों के पिघलने से पहले जलवायु के इतिहास को संरक्षित करने के लिए एक टाइम कैप्सूल बनाने की पहल है। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय खबरों के सेक्शन में आज की ये खबरें हैं। इसी तरह की खबरों को लगातार प्राप्त करने के लिए आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।